हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप बेहतर होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए, क्योंकि आपको ये वीडियो पसंद आने ही वाला है। ये वीडियो हमारा जो प्रधानाध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, टीईटी की तैयारी कर रहे हैं, एजुकेशन संबंधी अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। इससे एक या दो प्रश्न जरूर आएगा। इस सेट में 2-3 प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है और वो मुझे उम्मीद है आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारे एक भाई का ये अनुरोध था कि पूरे फुल स्क्रीन पर वीडियो को दिखाया जाए, इसलिए हमने फुल स्क्रीन पर वीडियो को बना रहे हैं। एक प्रश्न में एक बार में एक ही प्रश्न दिखेगा। आपको मेरा सजेशन, आपका सजेशन हम स्वीकार करते हुए, आपकी बातों को मानते हुए, आपके अनुसार हम इस प्रैक्टिस को करते हैं। विकास एक कहता है, विकास एक हम लोग सभी जानते हैं जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी रुकता नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। विकास जीवन भर चलता है, पूरे जीवन भर हम लोग सीखते हैं, कुछ न कुछ विकास करते रहता है। इसके बाद कहता है 2 नंबर, कहता है निम्नलिखित में से मानसिक विकास के अंतर्गत आता है। मानसिक विकास के अंतर्गत कल्पना करना, ये भी मानसिक विकास है। स्मरण करना, ये भी मानसिक विकास है। विचार करना, ये भी मानसिक विकास है। यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। 3 नंबर करते हैं। 3 नंबर कहता है कि बाल मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें हो जाएगा आपका सत्य नहीं है। यह बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायता नहीं करता है। ये गलत बात है, सहायता करता है। इसका दूसरा आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद करते हैं 4 नंबर। 4 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का विचार है कि मंद बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है। ये कहते हैं हमारे लोडार्ड साहब बोले हैं। 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद करते हैं 5 नंबर। 5 नंबर करते हैं। 5 नंबर कहता है माता के शरीर में क्रोमोजोम्स की संख्या होती है। माता के शरीर में क्रोमोजोम्स की संख्या 23। हम लोग जानते हैं कि 23 होता है। सिगमंड फ्राइड के 6 नंबर कहता है सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषण सिद्धांत के किस भाग के अंतर्गत व्यक्ति की शारीरिक एवं मूल आवश्यकताएं आती है। ये ईद के अंतर्गत आती है। 7 नंबर कहता है किस मनोवैज्ञानिक ने इस बात पर बल दिया है कि खेल संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सवाल है, कई बार ये पूछा है। ये हमारे वाइगोत्स्की साहब कहते हैं कि खेल से संज्ञानात्मक विकास होता है, भावनात्मक विकास होता है और सामाजिक विकास होता है। ये तीनों विकास इसमें होता है, इसलिए संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक, इसलिए इसका हमारा आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 8 नंबर कहता है कि निर्माण एवं खोज के सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया है।
निर्माण एवं खोज के सिद्धांत का प्रतिपादन पियाजे साहब किए हैं, पियाजे साहब करते हैं। चलिए इसके बाद है 9 नंबर। 9 नंबर करेंगे। 9 नंबर कहता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पूरे देश में कब से लागू हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ है। चलिए इसके बाद 10वां करते हैं। 10वां कहता है निम्नलिखित में से किस शिक्षा का केंद्र बिंदु कला एवं सामाजिक विज्ञान होता है? मानवतावादी शिक्षा। मानवतावादी शिक्षा का केंद्र बिंदु कला होता है एवं सामाजिक विज्ञान होता है। 11 नंबर। 11 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने 3 प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया है? 3 प्रकार के बुद्धि का उल्लेख थॉर्नडाइक साहब करते हैं। एकदम याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। थॉर्नडाइक साहब 3 प्रकार की बुद्धि का उल्लेख करते हैं। 12 नंबर कहता है बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? बीने साहब करते हैं एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन। 13 नंबर कहता है बुद्धि के संदर्भ में किस मनोवैज्ञानिक का मत है कि बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है? प्रिंटर का ये सिद्धांत है, प्रिंटर का, जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्यकाल तक। 14 नंबर कहता है, 14 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का मानना है कि बच्चे शब्दों की निश्चित संख्या से कुछ निश्चित नियमों का अनुकरण करते हुए वाक्यों का निर्माण करना सीख जाते हैं? चॉम्स्की का ये विचार है। चलिए इसके बाद करते हैं मानव विकास की किस अवस्था में कूट भाषा का विकास होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है, कई बार ये परीक्षा में पूछा है, कई बार ये एग्जाम में पूछा हुआ है। इसको एकदम VVI करके टिक लगाएंगे और इसको बनाएंगे किशोरावस्था में बच्चा कूट भाषा का प्रयोग करने लगता है। इसके बाद करेंगे 16 नंबर। 16 नंबर कहता है लैंगिक भेदभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लैंगिक भेदभाव में लड़कियों को खेलने से वंचित करना भी लैंगिक पूर्वाग्रह का उदाहरण है। लैंगिक असमानता का आधार स्त्री एवं पुरुष की जैविक बनावट नहीं बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां एवं स्वीकृत सामाजिक मान्यताएं हैं। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद कहता है लैंगिक विषमता हमारे देश की एक सामाजिक समस्या है। ये सही है, सभी सही हो जाएगा, सभी, इसका आंसर हो जाएगा सभी। ये सभी समस्या है, जितना भी दिया हुआ है सारी समस्या दिया हुआ है। 16। चलिए इसके बाद 17 नंबर करते हैं। 17 नंबर करेंगे। 17 नंबर कहता है वैयक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में क्या सही नहीं है? वैयक्तिक विभिन्नता के संबंध में परिपक्वता की स्थिति प्रत्येक व्यक्ति में एक समान होती है, ऐसा नहीं है, यही गलत है। परिपक्वता सबके अलग अलग होता है। देखते हैं कोई बच्चा, कोई आदमी 50 की उम्र में भी बच्चा जैसा हरकत करता है, कोई बच्चा 10 साल की उम्र में भी मैच्योर जैसा व्यवहार करता है। यानी कि यही कोई फिक्स नहीं है, सबके अलग अलग उम्र में होता है। इसके बाद करते हैं 18 कहता है निम्नलिखित में कौन सा B.S. ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है?
विश्लेषण, इसका आंसर हो जाएगा विश्लेषण। चलिए उसके बाद CCE का पूर्ण रूप क्या है? CCE का 19 नंबर, CCE का पूर्ण रूप है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर करते हैं। 20 नंबर कहता है, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। 20 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न पूरक प्रकार का प्रश्न है? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरक प्रकार का प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि ये सभी हो जाएगा। सभी है पूरक प्रकार का प्रश्न। चलिए अब 21 नंबर कहता है समावेशी शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समावेशी शिक्षा के बारे में हमने 2 नंबर वीडियो में बताया है। समावेशी शिक्षा उसे कहते हैं जिसमें समाज के सभी बच्चों को एक जगह एक क्लास में समान रूप से शिक्षा देना, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो मानसिक विकलांग हो, चाहे वो शारीरिक विकलांग हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, जिस भी तरह का बच्चा हो सबको समान शिक्षा देना। कोई विकलांग है, कोई कम तेज है, कोई ज़्यादा तेज है, सबको एक समान देना, इसे वो कहते हैं हम समावेशी शिक्षा। ये किसी कहता है समावेशी शिक्षा के साथ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। समावेशी शिक्षा में हो जाएगा ये हमारा आंसर कि समावेशी शिक्षा समान विद्यालयों में समान बालकों के साथ प्रदान की जाती है। सही बात है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा के मूल धारा से जोड़ना है। बिल्कुल सही बात है। समावेशी शिक्षा विविधता को प्रोत्साहन देती है। बिल्कुल सही बात है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये सभी चारों। एकदम याद रखेंगे, समावेशी शिक्षा से एक प्रश्न 2 प्रश्न तो रहना ही रहना है, 2 प्रश्न रहेगा ही रहेगा। चलिए 22 नंबर करते हैं। 22 नंबर कहता है किस प्रकार के अधिगम अशक्तता वाले व्यक्ति की मन स्थिति हमेशा निम्न रहती है? डिस्थीमिया में होता है। चलिए उसके बाद करते हैं 23 नंबर। 23 नंबर कहता है सृजनात्मक बालक वे होते हैं जो, सृजनात्मक बालक कौन होगा? जो मौलिक चिंतन का गुण रखता है, यानी कि किसी चीज़ के फंडामेंटल चीज़ के बारे में सोचता है। कोई चीज़ कैसे बना, क्यों बना, चिंतन की वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करता है। वैज्ञानिक पद्धति यानी कि उसका कैसे काम करता है। समस्या को चुनौती के रूप में लेते हैं। एकदम बिल्कुल सृजनात्मकता का मतलब होता है वैसा बच्चा जो किसी चीज़ के बारे में खोजना चाहता है, उसमें कुछ खोजता है, ये कैसे बना, क्यों बना, कब बना, कौन बनाया, ऐसा ही क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, यानी कि ऑल ऑफ दीज सभी हो जाएगा इसका आंसर। सृजनात्मक बालक ये सभी। 24 में कहता है तर्क करने की एक ऐसी विधि जो पूर्व धारणा से आरंभ होती है कहलाती है। ये कहलाएगा आगमनात्मक तर्कना। चलिए 25 नंबर करेंगे हम लोग। 25 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री दृश्य श्रव्य सहायक का उदाहरण नहीं है कह रहा है कि उदाहरण नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा रेडियो सिर्फ सुनते हैं। चलचित्र मतलब सिनेमा देखिए हम लोग देखते हैं आँख से। टेलीविज़न टीवी आँख से देखते हैं। कंप्यूटर ये भी हम लोग आँख से देखते हैं, है ना। रेडियो सिर्फ सुनते हैं, रेडियो सुनने वाला है। कहता है 26 से कहता है एक बालक कक्षा 8 का विद्यार्थी है तथा किसी समस्या समाधान के लिए वह समस्या को समझने की कोशिश कर रहा है। एक अध्यापक का उस बालक के संदर्भ में क्या दृष्टिकोण होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या दृष्टिकोण होगा? बालक में वैज्ञानिक सोच की प्रवृत्ति का विकास हो रहा है, यही हो जाएगा इसका सही आंसर। वह सोच रहा है इसलिए उसमें वैज्ञानिक सोच की प्रवृत्ति का विकास हो रहा है। चलिए इसके बाद कहता है
27 नंबर कहता है, पावलोव ने अपने शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत के संदर्भ में किस जानवर पर प्रयोग किया है? किस जानवर पर प्रयोग किया है? ये किया है कुत्ता पर, कुत्ते पर किए हैं पावलोव साहब ने। 28 नंबर कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कहता है, संवेग की अवस्था में व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है, सही बात है। संवेग तंत्रिका तंत्र एवं मस्तिष्क को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही बात है। संवेग में आंतरिक एवं बाह्य दोनों परिवर्तन होते हैं, बिल्कुल सही बात है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सभी। चलिए उसके बाद अगला करते हैं, सेकेंड लास्ट। अभिप्रेरणा के संदर्भ में किस मनोवैज्ञानिक का कथन है कि बाह्य अभिप्रेरण वह प्रोत्साहन देता है जो बालक को बाहर से उस व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जो एक निश्चित दिशा में व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। इसका आंसर हो जाएगा स्वार्च। चलिए इसके बाद 30 नंबर, लास्ट क्वेश्चन। 30 नंबर कहता है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यह बालकों के सर्वांगीण विकास पर बल देती है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षक एक उत्प्रेरक है जो विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही बात है। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र विभिन्न मुद्दों पर आलोचनात्मक चिंतन का अवसर प्रदान करता है, ये भी सही बात है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 30 प्रश्न हमने कर लिया, इसमें 2, 3, 4 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने आपको बताया है। ये चारों प्रश्न को जरूर अपने दिमाग में बात को रखेंगे। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ सके।